सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी की भूमिका के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी शांति पर विवेचनात्मक टिप्पणी कीजिए। प्रेमचंद की कहानी शांति पर एक विवेचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अथवा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई भारतीय कहानी की स्वतंत्रता पश्चात के काल में क्या प्रासंगिकता है, इस प्रश्न को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो हम शांति कहानी की विवेचना की ओर चलते हैं। कथाकार प्रेमचंद की अनाम शांति शीर्षक वाली कहानी हमें उस दौर की बेहतर समझ प्रदान करती है। यानी कथाकार प्रेमचंद की अनाम यानी जिसका नाम नहीं है, अनाम शांति शीर्षक वाली कहानी हमें उस दौर की बेहतर समझ, उस समय का जो सामाजिक तौर था उसके बारे में हमें समझ प्रदान करती है। साथ ही शांति कहानी का विवेचन आज की साहित्यिक मनीषा पर आवश्यक टिप्पणी करने से सहायक सिद्ध होती है। शांति का अंतर पाठ इस जरूरत को संबोधित है कि जिसमें परस्पर विरोध विमर्श का तीखा टकराव देखने को मिलता है। यहाँ पर भी परस्पर विमर्श है ना, आपसी बातचीत में एक तीखा टकराव देखने को मिलता है। इस पर यहाँ संक्षेप में विचार करें और देखें कि विशेषकर 30 का दशक के किस भांति लेखक के माहौल का सम्मान नैतिक और विचारधारात्मक कठिनाइयों से करा रहा था। यानी 30 दशक में देखा जाए तो तब भी जो माहौल था, समाज का जो माहौल था, वो नैतिक और विचारधारात्मक कठिनाइयों से टकरा रहा था। 30 के दशक में कई निर्णायक चीज़ें हुई थी, जिसमें मुख्य विश्व पटल पर समाजवादी व्यवस्था के स्थापित होने से संबंधित है। सन 1930 का वर्ष आते आते रूसी समाज समूची पूंजीवादी दुनिया की आंखों में कांटे की भांति खटकने लगा था। कई उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा था। 1930 की बात कर रहे हैं हम। उनमें कुछ आंदोलन का रूप अनिवार्यतः समाजवादी बनता जा रहा था। यूरोपीय के अपने देश में समाजवाद की लहर चल रही थी। इंग्लैंड में तो समाजवादी ताकतों ने पूरी सांस्कृतिक माहौल को अपनी असर में ले लिया था। लेकिन विडंबना यह थी कि इंग्लैंड ने उपनिवेश भारत में प्रति समाजवादी तत्व सचेत हो गए थे। यानी जो समाजवादी तत्व थे वो सचेत हो चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक कांग्रेस पार्टी में लगभग विघटन की स्थिति आ गई थी। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की कांग्रेस पार्टी के निर्णय से देश के लोगों के साथ साथ यथार्थवादी लेखक प्रेमचंद को भी चिंता और निराश के गर्त में धकेल दिया था। क्या हो सकता था? जिस सकारात्मक विचार और मानवीय मूल्य का उभार 20 के दशक में देखने को मिला था, वो 30 के दशक में समस्याओं से घिर गया था। यानी 20 के दशक में जो विचार और मानवीय मूल्य मिला था, उभर कर बाहर आया था, लेकिन 30 दशक में वो सारे समस्याओं में घिर गए क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय। शांति कहानी समाज की इस अंतर्निहित पीड़ा को बयान करती है। शांति के केंद्र में 2 स्त्रियां, माँ और बेटी की व्यथा की कथा है। शांति कहानी में 2 स्त्रियां, एक माँ है और एक बेटी है। बल्कि मुख्यतः यह गोपा नामक माँ की कहानी है जो अपनी जिंदगी को अपनी गरिमामय शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन जिन सामाजिक स्थितियों के सामने वो खड़ी है। यानी यहाँ पर वही नारी की स्थिति है जो अपनी जिंदगी को गरिमामय शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन सामाजिक स्थितियों में वो खड़ी हुई है। वो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रतिकूल है और अपना संवेदनहीन तर्क उसके व्यवहार पर आरोपित करना चाहती है। यानी यहाँ पर भी जो नारी की जो इच्छाएं होती है, जो आकांक्षाएं होती है, यहाँ पर भी प्रतिकूल परिस्थिति में है। वो अपने संवेदनहीन तर्क को उसके व्यवहार पर आरोपित करती है। यानी वो जो चाहती है उसे वो मिलता नहीं है तो नाराज होकर उसे खुद के ऊपर अपने व्यवहार में दिखाती है। आप लोग समझते होंगे ना, कभी कभी कुछ
माएँ होती है, कुछ मध्य वर्ष की महिलाएँ होती हैं, उनमें कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम सोचते हैं कि वो ऐसी होती है, नहीं वो ऐसी नहीं होती है, क्योंकि उसने उसके परिवार के लिए, उसके पति के लिए, जब वो बेटी बन के रहती है तो भाई और पिता के दबाव में रहती है, जब शादी करके आती है तो पति के दबाव में रहती है, और जब माँ बन जाती है तो बेटों के दबाव में रहती है। उसका कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। जन्म तो वो बच्चे को देती है, लेकिन उस बच्चे का नाम पिता के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे परिवार में नारी की कहानी होती है कि सब वो करती है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, ना ही उसकी इच्छा हो, उसकी आकांक्षा हो, ना ही उसे खुले आसमान में उड़ने की अनुमति मिलती है, उसके पंख काट दिए जाते हैं। यहाँ स्थितियों की प्रतिकूलता विभिन्न विमर्शों के माध्यम से व्यक्त हुई है। यह दिलचस्प है कि शांति में एक ऐसा पात्र स्मृति के धरातल पर उपस्थित है जिसके वर्णित घटनाक्रम की शुरुआत से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यानी यहाँ पर जो घटनाक्रम वर्णित हो रही है उससे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उसका प्रभाव कहानी के कलेवर में प्रभावकारी छाया की मान्य अंध्यता मौजूद है। यानी यहाँ पर शांति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कहानी में उसका प्रभाव अभी भी है। वो पात्र है देवनाथ, कहानी के आख्यात अर्थात मैं का मित्र। यानी देवनाथ जो है कहानी का जो आख्यात अर्थात मैं का मित्र, यहाँ पर जो कहानी में मैं का प्रयोग किया गया था, यानी हमें साठोत्तरी कहानी में हमने देखा था, प्रेमचंद के साठोत्तरी कहानी में मैं का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो देवनाथ है वो मैं का मित्र है। जिस तरह आख्यात अपने मित्र देवनाथ को हमेशा आदर से याद करता है, उसी तरह बल्कि गुणात्मक रूप से उसे कई गुण बेहतर देवनाथ की पत्नी गोपा ने अपने पति की याद को मन में संजोकर रखा। यानी यहाँ पर जो देवनाथ की पत्नी है वो गोपा, वो अपने पति के यादों को मन में संजोकर रखा है। तो देखते हैं गोपा कहानी के भीतर वही करती है जो देवनाथ करते, याद वह जीवित रहता क्या। इस काल्पनिक प्रश्न के जवाब में आख्यातता अर्थात नैरेटर का यह खुलासा पढ़े। यहाँ पर जो ये है गोपा कहानी के भीतर, गोपा जो कहानी है उसके भीतर क्या होता है, गोपा कहानी के भीतर वही यानी गोपा कहानी के भीतर वही करती है जो देवनाथ करते यदि वे जीवित रहते। क्यों इस काल्पनिक प्रश्न के जवाब में आख्याता अर्थात नैरेटर का यह खुलासा पढ़े तो उस समय का अत्यंत यद्यपि प्राय खारिज किया जाने वाला विमर्श था। मित्रों ने उनकी यानी देवनाथ की निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। यानी जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार में ज्यों के त्यों रहे, जैसे भोलानाथ जी वैसे ही मरे। जिस दुनिया में वे रहते थे वो निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ था। यानी गोपा बोलती मैं उन्हें सचेत करना चाहा, लेकिन इसका जो परिणाम था वो पूरा आशा के विरुद्ध हुआ। वो उन्हें सचेत नहीं करना चाहा, लेकिन हो नहीं पाया। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्हें हाथ बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। हाथ अगर वो बंद ना करेंगे तो इसका फल क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी ढांचे में ढली हुई थी। यानी यहाँ पर जो गोपा और दीनानाथ एक जैसे थी। तो शांति ये व्यक्त कर रही है कि क्या होगा कि गोपा भी ऐसी थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है जो सदैव से उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है। यानी जो भारतीय स्त्रियां होती हैं वो हमेशा ये करती है कि जो पति होते हैं, पुरुष होते हैं, बहुत सारे धन खर्च कर लेते हैं, तो वो खर्च कम करे तो वो उसके लिए ब्रेक का काम करती है।
और उसे वो वंचित थे। कौन? उससे वो वंचित थे कौन? गोपा। यह तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। यह सोच सरल, निश्चल एवं ईमानदार जिंदगी का विमर्श है। और यदि देवनाथ और उसकी पत्नी गोपा ने इसे अपनाया है तो जाहिर है समाज में इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कहानी का आख्याता उसे निराला दुनिया कहता है जिसमें देवनाथ रहते थे। आख्याता के लिए देवनाथ का व्यवहार चिंता का विषय है, जिसके लिए वो उन्हें सचेत करना चाहता है। गोपा में भी ये गुण कमजोरी माने जा रहे हैं। इसे विडंबना कहा जा रहा है कि उसमें चातुरी नहीं, यानी जो देवनाथ है वो बहुत खर्चीले हैं और गोपा भी उन्हें बंद नहीं करवाती, उनका ब्रेक का काम नहीं करती है। तो यहाँ पर भी वो गोपा जो है चातुरी नहीं है। हम देख पाते हैं कि असल आख्यात के माध्यम से कहा जा रहा है कि पुरुषों की तथाकथित असावधानियों पर ब्रेक लगाना चातुर नारी का कर्तव्य है, ताकि पति भोलानाथ न रहे बल्कि बाकी लोगों की तरह निष्कपट का विपरीत बन जाए। यानी कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कुछ समझते नहीं हैं और बहुत सारे धन खर्च करते हैं, लेकिन एक चातुर नारी, एक चतुर पत्नी का कर्तव्य होता है वो अपने पति को ब्रेक लगाए, उन्हें भोलानाथ ना होने दे। ये ऐसे लोग हैं जिसमें अख्यात शामिल है, जो सामान्य समाज की शक्ल में देवनाथ और साथ ही पत्नी गोपा और बेटी सुनीता को घेरे है। मेरा मत है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से शामिल और सर्वस्व त्यागने की तैयारी भारत की जनता निराली दुनिया का सपना देखती है। व्यवहारिकता ऊंच नीच को देखकर समझौता परस्ती का नहीं। लेखक के रूप में स्वयं प्रेमचंद निराली दुनिया के लिए लड़ रहे थे, जिसके उदाहरण स्वरूप वे देवनाथ, गोपा और सुनीता को रखते हैं। इस कहानी के नायक एवं केंद्रीय पान ये तीन लोग हैं। केंद्रीय पात्र पान हो गया है, पात्र ये तीन लोग हैं, देवनाथ, गोपा और सुनीता। इन्हीं के माध्यम से मौत के समय की शांति का वो खाका खींचा जा रहा है जो वास्तविक समाज की प्रस्तुति तस्वीर से बेहतर है। कहानी का अंत यही कहता है, भारतीय साहित्य में कहानी देवनाथ की बेटी सुनीता द्वारा अंततः ही आत्महत्या पर कहे गए। गोपा ने इन शब्दों पर गौर करें, मुझे तो सुन्नी यानी बेटी सुनीता की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा के लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत ही इच्छा। तुमने सुनी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। कहानी के आरंभ और अंत से दिए गए इन दो उदाहरणों का विमर्श यह है कि यह विमर्श मानवीय सिद्धांतों पर अड़ने, उन्हें गंभीरता से अपनाकर व्यवहार के रूपायित करने का विमर्श है। लेकिन दो उदाहरणों के बीच अवस्थित सच्चाई का अपना चरित्र है। वहाँ विकृति, छल, छंद और रुगण मानसिकता है उनकी, यानी दिखाई तो एक दे रहा है लेकिन अर्थ उसके बीच में अलग है। उनकी पृष्ठभूमि में गोपा का परिश्रम, त्याग और साहस अतिरिक्त वेग से प्रकट होता है। भिन्न व्यवहार नियमों से परिचालित दो परिवारों के मूल्य केंद्रित टकराट पाठ के सामने समझौता परस्ती का विकल्प गोपा और सुनीता के सामने पूरी शिद्दत से रखती है, जो उन्हें स्वीकार नहीं। सुनीता का विवाह जिस युवक से हुआ वो संबंधों की गरिमा को खेल का विषय समझता था। प्रेममयी और स्नेही पत्नी को सम्मान देने के विपरीत उच्छृंखलता पसंद थी। इस स्थिति से सुनीता को अंदर से झकझोर दिया था। लेखक ने संबंध की इस सीमित चर्चा को सामाजिक आयाम देते हुए युवक के पिता का विमर्श लाना आवश्यक समझा। देवनाथ के विपरीत उस युवक के पिता की मूल्य व्यवस्था, जिसमें सुनीता का विवाह हुआ, लोभ, सफलता एवं व्यवहारिकता पर आधारित है, यानी जो सुनीता का ससुर है, वहाँ ईमानदार जीवन के लिए स्थान न था।
इस अर्थ में सुनीता और पति का संघर्ष दो पात्रों या दो परिवार का संघर्ष न रहकर दो मूल्य व्यवस्थाओं का संघर्ष बन गया और अधिक व्यापक होकर यह संघर्ष दो आयाम को उजागर करने में सफल हुआ। देवनाथ के विमर्श का विलोम सुनीता की ससुराल के विमर्श में नजर आता है। उदाहरण के लिए मदारी लाल यानी सुनीता का ससुर आख्याता को अपना पक्ष किंचित विस्तार से बतलाता है। इसका यानी सुनीता और पति के बीच के मतभेद, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताओ कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरी पूरी जिंदगी काम के बोझल तले संघर्ष में कटी, अब जाकर शांति नसीब हुई है। जीवन में भोग विलास और सुख भोगने का कभी अवसर ही नहीं मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा न था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रही थी कि कुछ संचय कर लो, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गया, शराब उड़ने लगे, फिर ड्रामा खेलने का शौक हो गया। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उसको प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दो, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी स्वरूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा। लड़के तो प्राय मन चले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उनकी सेवा त्याग और प्रेम ही अस्त्र है जिससे वे पुरुष पर विजय पाती है। इससे सुनीता में ये गुण है नहीं, डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। यानी यहाँ पर सुनीता को दोष देने लगे। यह एक भरा पूरा प्रतिविमर्श है और प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के साहसिक स्वप्रदर्शी मानवीय विमर्श के समांतर रखकर इस प्रतिविमर्श की व्याख्या उधेड़ी है। मसलन इस प्रतिविमर्श में संघर्ष का अर्थ खूब पैसा कमाना है और इसके बीज शब्द संचय, मुफ्त का धन उड़ाना, मन स्थिर होना आदि से है। साथ ही साथ इस विमर्श में मर्दों और औरतों के व्यवहार, नियम और आदर्श अलग अलग है। लड़के तो प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। स्त्रियों के हाथ इस्तेमाल होने वाले गुणों की सूची अलग किस्म की होती है, जिसमें सेवा, त्याग और प्रेम होता है। यानी सेवा, त्याग और प्रेम मूल्य या आदर्श न होकर सीमित हित साधन के निमित्त समाज को उपलब्ध अस्त्र है। इस विमर्श के अनुसार मनुष्य समाज की व्यवहारिकता मुश्किल का समाधान यदि है भी तो समर्थ ईश्वर के पास है। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। इस विचार श्रृंखला की पृष्ठभूमि में सुनीता का आदर्श प्रेमी साहसिक निर्णय और माँ गोपा द्वारा उसका स्वीकार अतिरिक्त चमक के साथ पाठक के मन में प्रकट होता है। स्पष्ट है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में लिखी गई रविंद्रनाथ की कहानी से अलग प्रेमचंद की कहानी 30 के दशक का संकट प्रतिच्छबित करती है। जहाँ रविंद्रनाथ की कहानी में विरोध विमर्श से टक्कर लेने पर बल है, वहाँ प्रेमचंद की बिल्कुल दूसरे वक्त की विवशता, उलझन और बेचारगी की पीड़ा झलकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहानी शांति, जो देवानाथ और गोपा और सुनीता को लेकर ये कहानी है। तो प्रेमचंद की ये 1930 की कहानी है। तो ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कहानी, अब इसे समझिए, लिखिए और परीक्षा में इसे पढ़कर लिखिए और अच्छे मार्क प्राप्त लाइए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट सुझाव बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।